प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण। इससे पहले हमने विद्युत चुंबकीय तरंगें, उनकी अनुप्रस्थ प्रकृति और विस्थापन धारा के बारे में पढ़ा। तो अब हम आगे जो अगला टॉपिक है वो पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगें। विद्युत चुंबकीय तरंगें कौन सी होती हैं? जो क्या करती हैं, जिनमें विद्युत और चुंबकीय दोनों एक दूसरे से लंबवत होती हैं और तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होती हैं और प्रकाश के वेग से गति करती हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? विद्युत चुंबकीय तरंगें कहा जाता है। देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात में C बराबर 1/वर्गमूल μ0 E0, जिसका मतलब यदि मान रखें हम, जैसे μ0 का और E0 का, जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आता है, वो उस गति से चलती हैं। इसके बाद किसी माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग सामान्य, ये था निर्वात में ऊपर वाला, ठीक है, और नीचे वाला था किसी भी माध्यम में। तो V बराबर क्या होगा? 1/μ, और वही है E0 है तो E आएगा, क्योंकि μ तथा E जो हैं हमारे, ये दोनों क्या हैं? माध्यम की चुंबकशीलता, पारगम्यता बोल सकते हैं, विद्युतशीलता भी बोल सकते हैं। चुंबकीय पारगम्यता और विद्युत पारगम्यता, या चुंबकशीलता या विद्युतशीलता कह सकते हैं। इसके बाद हमने जो सिद्ध किया इससे पहले, विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगें जो अभी हमने सिद्ध किया, अनुप्रस्थ मतलब तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? ये अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे सूर्य का जो प्रकाश वो हम तक पहुंचता है, तो बीच में कहीं माध्यम नहीं है, फिर भी पहुंच जाता है, क्योंकि वो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं और उन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग संचरण के पथ के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण, आपने देखा होगा, जो हमारी वो थी विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो हमने चित्र बना के दिया था, उसमें दोनों एक दूसरे के लंबवत तो समान कला में और समान आवृत्ति के हैं। तो E और B की जो प्रत्येक बिंदु पे कहीं पे भी यदि अनुपात निकाला जाए तो वह क्या होता है? नियत होता है और प्रकाश के वेग के बराबर होता है। उसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंगें आवेशों की त्वरित गति से उत्पन्न होती थी। मैंने पहले भी पढ़ाया है कि जब कोई आवेश गति करता हुआ दोलन करता है तो वह चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करता है, उससे विद्युत तरंगें उत्पन्न होती। तो इस तरह से यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति त्वरित आवेश के द्वारा होती है। उसके बाद अगला है, विद्युत चुंबकीय तरंगों में अपवर्तन, परावर्तन जितने हैं, अपवर्तन है, परावर्तन है, व्यतिकरण है, विवर्तन है, ध्रुवण है, जितने आप प्रकाश में देखते हो, प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। वहाँ अपवर्तन भी होता है, गुण दिखता है, परावर्तन का गुण दिखता है, व्यतिकरण का, विवर्तन का, ध्रुवण का, सभी गुण दिखाई देते हैं। ये गुण सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों में हमको प्राप्त होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रकाशिक प्रभाव, जो प्रकाश जिसकी वजह से हम देख पा रहे हैं, वो क्षेत्र सदिश E, इलेक्ट्रिक जो वेक्टर होता है, उसके कारण हमें इसके प्रभाव दिखाई देते हैं, इसकी वजह से हमें दिखाई देता है। अब हम चलेंगे अगले गुण जो हैं हमारे पास, जो गुण हैं, अब अगला जो गुण है वो है हमारे पास विद्युत चुंबकीय तरंगों की कुल ऊर्जा विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों में अलग अलग ऊर्जा के योग के बराबर थी। मतलब विद्युत की जो ऊर्जा होगी और चुंबकीय की ऊर्जा होगी, उन दोनों के योग के बराबर होगा, जो कि ये है। उसके बाद अगला है, विद्युत चुंबकीय तरंगें ऊर्जा स्थानांतरण कर सकती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल ऊर्जा स्थानांतरण की दर एक राशि से डिनोट की जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? पॉइंटिंग वेक्टर बोलते हैं, जो कि इस सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है। इसके बाद जो अगला विद्युत चुंबकीय गुण है कि किसी समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र किसी समय इन इक्वेशन से, E इस इक्वेशन से और B Y वाला है, देखिए X वाला नहीं, X में क्या हो रहे हैं? संचरित हो रहे हैं, लेकिन किस तरफ? एक जेड वाले में होगा अक्ष में, एक वाई अक्ष में होगा। तो इनके आधार पे किसी भी समय पे निम्न रूप से उन्हें क्या किया जा सकता है? प्रदर्शित किया जा सकता है। अब चलते हैं हम अगले इसमें, अब देखिए रेडियो तरंग। अब विद्युत चुंबकीय, अब ये हमने तरंगों के गुण आपको बता दिए। अब जो सूर्य से जो प्रकाश आता है वो एक स्पेक्ट्रम के रूप में यदि हम उसको करें तो वो भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। या विभिन्न ग्रहों से जो प्रकाश आता है,
वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में यदि आता है, तो उनमें कितने प्रकार के स्पेक्ट्रम हो सकते हैं, उन तरंगों को यदि हम स्पेक्ट्रम में लें तो किस प्रकार से उन्हें डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले होता है रेडियो तरंग, रेडियो वेव्स। रेडियो तरंग का उत्पादन एलसी परिपथ में तीव्रता से परिवर्तित होने वाले विद्युत धारा द्वारा होता है। हमने रेडियो देखे होंगे, रेडियो में जैसे कार्बन का एक होता है, उसके ऊपर तांबे के वो लपेटे हुए होते हैं, तो वहाँ एक तरह से एलसी परिपथ बनाया जाता है जिससे विद्युत धारा गुजारी जाती है इस तरह के। और रेडियो तरंगों की उत्पत्ति एलसी परिपथ से होती है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि जब आवेश क्या करेगा, दोलन करेगा, त्वरित होगा, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पन्न होगी। और अलग अलग प्रकार के जो वो होंगे, स्रोत होंगे, उनसे अलग अलग प्रकार की तरंगें हमें प्राप्त होंगी। तो रेडियो तरंगें कहाँ से? एलसी परिपथ में तीव्रता से परिवर्तित होने वाले विद्युत धारा के कारण उत्पन्न होती हैं। अब उपयोग क्या है इनका, देखिए, यदि सामान्य बात करें, विद्युत चुंबकीय तरंगों में सबसे कम आवृत्ति किसकी है? रेडियो तरंग की सबसे कम आवृत्ति है। तो अब निम्न उपयोग हम उसका देख सकते हैं कि देखिए, अत्यंत जो निम्न तरंग आवृत्ति की रेडियो तरंगें हैं, जिनका आवृत्ति प्रवाह क्या है, 10 किलोहर्ट्ज से 300 किलोहर्ट्ज है। इस प्रकार के उपयोग किसके लिए? बिंदु से बिंदु वाले संचार के लिए किया जाता है, जैसे हम एफएम में यूज़ करते हैं। माध्यम जो मध्यम वाली हैं, कौन सी वाली? 300 से शुरू होती हैं किलोहर्ट्ज से और 3000 किलोहर्ट्ज तक की, उनका उपयोग आयाम मॉड्यूलित संचार व्यवस्था के लिए किया जाता है। उसके बाद उच्च आवृत्ति की जो होंगी 3 मेगाहर्ट्ज से, मतलब 3000 किलोहर्ट्ज से 50 मेगाहर्ट्ज तक की जो होती हैं, उनको अधिक दूर तक की संचार व्यवस्था के लिए प्रयोग किया जाता है। अति उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगों का परास क्या होगा? 50 हर्ट्ज से ऊपर होगा और 300 मेगाहर्ट्ज तक होता है। इन रेडियो तरंगों का प्रयोग एफएम प्रसारण, रेडार, टेलीविज़न कार्यक्रमों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि रेडियो तरंगों के कितने सारे उपयोग हैं। इसकी आवृत्ति सबसे कम होती है। एलसी परिपथ की तीव्रता, जो दोलन एलसी परिपथ में पैदा होते हैं, उनके द्वारा रेडियो तरंग उत्पन्न होती है। अब अगली तरफ चलते हैं। सूक्ष्म तरंगें, माइक्रोवेव्स जो कहेंगे। सूक्ष्म तरंगों का उत्पादन क्लिस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन और गन डायोड के द्वारा होता है, इन उपकरणों के द्वारा होता है। इसका प्रयास जो परास है, जो आवृत्ति परास हो गया इनका 10⁹ हर्ट्ज से 3 गुणा या 10⁻11 हर्ट्ज तक होता है। अब हम अगले उसमें चलते हैं। अब देखिए, इनका जो उपयोग है, कौन सी? माइक्रोवेव्स जो हैं, इनका उपयोग माइक्रोवेव ओवन में होता है। ओवन मतलब इसमें क्या कर, जो खाना पकाते हैं वहाँ पे इसका उपयोग होता है। वायुयान नेविगेशंस में होता है कि वायुयान को दिशा बताता, नहीं तो वायुयान क्या हो सकते हैं? भटक सकते हैं। नेविगेशन प्रणालियों में इसका प्रयोग होता है। इसके बाद है इंफ्रारेड, अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणों की आवृत्ति परास 3 गुणा या 10⁻11 हर्ट्ज तक कौन सी थी? माइक्रोवेव्स थी। उनके बाद आगे से लेकर 4.3 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज तक इनका आवृत्ति परास होता है। इनका उत्पादन परमाणुओं तथा अणुओं के उत्तेजन के द्वारा होता है। मतलब जैसे कोई गर्म वस्तु है, उसने ऊर्जा एक्सेप्ट की और उसके बाद जो वापस छोड़ता है वो होती हैं अवरक्त किरणें। ये किरणें, इनका उपयोग देखिए, ये किरणें कोहरे बोलते हैं, इंफ्रारेड फोटोग्राफी सुनी होगी आपने। धुंध, अस्पष्ट धूमिल वातावरण से गुजर सकती हैं, इसलिए वहाँ की फोटोग्राफी के लिए इसका प्रयोग होता है। दूसरा, ग्रीन हाउस जो गैसें हैं, क्योंकि जब ग्रीन हाउस में प्रकाश आता है सूर्य का, तो अंदर जो वस्तुएं हैं, पेड़ पौधे हैं, उसको अवशोषित करते हैं और फिर उसको वापस छोड़ते हैं। वह बाहर नहीं जा पाती, अंदर ही रह पाती है, जिसके कारण ग्रीन हाउस क्या रहता है? गर्म रहता है। तो यहाँ अवरक्त किरणों का प्रयोग हो रहा है। सूर्य की अवरक्त किरणें पृथ्वी को भी इसी ग्रीन हाउस प्रभाव से ही गर्म रखती हैं, क्योंकि वो बाहर नहीं जा पाती हैं। इन किरणों की उपयोग मांसपेशियों के खिंचाव के उपचार के लिए किया जाता है। उपग्रह को सोलर सेल की सहायता से विद्युत ऊर्जा प्रदान करने में भी अवरक्त किरणों का प्रयोग होता है। अब इसके बाद देखो, आवृत्ति परिसर बढ़ते हुए हमें अब है दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश की आवृत्ति परास 4.3 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज, 7.5 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज के मध्य होती है। दृश्य प्रकाश का उत्पादन विद्युत बल्ब हो गया, सोडियम लैंप, फ्लोरोसेंट ट्यूब हो गया, आदि के द्वारा
होता है। इनसे हम वस्तुओं को देख सकते हैं। मुख्य उपयोग जो इसका है वह क्या है, हम आसपास की वस्तुओं को देख सकते हैं। बिना इसके उपयोग के हम यह नहीं देख सकते थे। यदि आप सही बात समझें तो बिना इसके उपयोग के हम नहीं देख सकते थे। अब देखिए पराबैंगनी किरणें। तो पराबैंगनी जो किरणें हैं उनका आवर्ती प्रास, पराबैंगनी किरणों का आवर्ती प्रास कितना होता है, 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज से शुरू होता है। ठीक है, और कहाँ तक जाता है, देखिए 3 × 10⁻16 हर्ट्ज तक। जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको हमारा वातावरण बाहर ही रोक देता है। यदि अंदर आए तो हमारे जो सेल्स हैं उनके लिए हानिकारक हो सकता है, कैंसर हो सकता है। तो ये किरणें जीवित ऊतकों के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी इनका प्रयोग किया जाता है। इनका उपयोग शल्य उपकरणों को विसंक्रमित करने में, क्योंकि वो जो वो हैं स्टरलाइज करने में उनका प्रयोग किया जाता है। इनका उपयोग अदृश्य लिखावट, फर्जी दस्तावेज, फिंगरप्रिंट का पता करने में लगाया जाता है। आणविक संरचना के अध्ययन में किया जाता है। खाद्य सामग्री को परिरक्षित, क्योंकि जीवाणुओं को क्या कर देंगे, वो मार देंगे, तो उनसे परिरक्षित करने के लिए किया जाता है। इसके बाद फिर अगले परिसर में जो और बड़ी आवृत्ति वाली बात है, एक्स किरणें होती हैं। एक्स किरणें आपको पता ही है कि हम कहाँ प्रयोग करते हैं, एक्सरे में, जहाँ पे हमारी हड्डियों से संबंधित जांचें होती हैं। शरीर में यदि छाती के वो लिया जाता है तो अंदर फेफड़ों की जांच होती है। इन कामों के लिए हम इसका उपयोग चिकित्सीय पद्धति में करते हैं। रेडियोथेरेपी में, चर्म रोगों में, कैंसर में, ट्यूमर के निवारण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और जैसे हवाई अड्डों में यदि कोई व्यक्ति अपने अंदर कोई ऐसी चीज़ जो कानूनन सही नहीं है छुपा के ले जा रहा है, तो उसका भी पता हम एक्सरेओं से कर सकते हैं। दूसरा ब्रैक स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है उसमें वाले में क्रिस्टल संरचना के लिए भी एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं आगे। अब है गामा किरणें। यह आपने सुना होगा, इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से जब निम्न कक्षा में कूदता है या आता है तो गामा किरणों की उत्पत्ति होती है, और इसका आवर्तप्रास 3 × 10⁻18 हर्ट्ज से लेकर 3 × 10⁻22 हर्ट्ज के मध्य होता है। इनकी जो विभेदन क्षमता है, आर पार जाने की क्षमता है, वो बहुत ज़्यादा उच्च होती है। कैंसर के तथा ट्यूमर, जो कैंसर और ट्यूमर है, इनका उपयोग जो इनको उपचार में इसका उपयोग होता है। खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए, परमाणु की नाभिक की जानकारी प्राप्त करने के लिए, और क्योंकि इनकी भेदन क्षमता ज़्यादा है तो ये नाभिकीय अभिक्रियाओं में इनका प्रयोग किया जाता है। आप समझ गए होंगे। देखिए, यदि आप इस चीज़ को थोड़ा सा बड़ा करके हम इसको देखते हैं, देखिए रेडियो वेव्स में, देखिए बिल्डिंग्स वाली कि जो हाइट दे रखी है उसकी कि कितनी होगी, उसकी किस प्रकार से वो होगी, ठीक है ना। इसकी आवृत्ति सबसे कम और वेवलेंथ ज़्यादा होती है। उसके बाद माइक्रोवेव कहाँ तक वहाँ पे उन्होंने क्या कर रखा है, ह्यूमन का वो दिखा रखा है। इंफ्रारेड में देखिए हनी बी दिखा रखा है, ठीक है। उसके बाद विजिबल जो हैं ये मतलब इनकी जो वो है प्रोटोजोआ के आकार की है। अल्ट्रावायलेट देखिए मॉलिक्यूल्स के आकार के हैं। एक्सरे एटम्स, इसीलिए इनसे हम क्या कर सकते हैं, आंतरिक संरचनाएं ज्ञात कर सकते हैं। और गामा रेज एटॉमिक न्यूक्लियाई के साइज, एटम का साइज बड़ा होगा, न्यूक्लियाई का और छोटा होगा, इसलिए अंदर की जो संरचनाएं हैं नाभिकीय अपक्रियाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। अब ये पूरा टॉपिक समाप्त हो चुका है। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।